एक अस्पताल के कमरे में एक बीमार बच्ची बिस्तर पर पड़ी होती है, जबकि उसकी माँ उसे ठीक करने की हर संभव कोशिश कर रही होती है। इसी बीच हम एक व्यक्ति को नजरअंदाज करते हुए देखते हैं, जो बच्ची को गौर से देख रहा होता है। बच्ची उसे देख सकती है, लेकिन उसकी माँ नहीं। अंततः बच्ची को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हो पाता। डॉक्टर उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन बच्ची की मृत्यु हो जाती है। उसकी आत्मा फिर उस आदमी के पास जाती है और हम पता चलता है कि वह वास्तव में एक फरिश्ता है, जो मनुष्यों की अदृश्य रूप से रक्षा करता है। उसका मुख्य कार्य यह है कि वह उन लोगों के पास जाए जिनकी मृत्यु निकट है और उन्हें अगली दुनिया में ले जाए। सेठ बच्ची से पूछता है कि दुनिया में उसे सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो वह उत्तर देती है, पजामा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शहर भर में कई फरिश्ते फैले हुए हैं। यह पता चलता है कि हालांकि फरिश्तों को स्पर्श या अन्य मूलभूत मानवेतर संवेदनाओं का एहसास नहीं होता, लेकिन वे मनुष्यों के विचार पढ़ सकते हैं। सेठ अपने साथी फरिश्ते कैसियल के साथ समुद्र तट पर जाता है और सूर्यास्त को देखते हुए उस बीमार बच्ची के बारे में बात करता है। बच्ची ने उससे पूछा था कि क्या वह भी पंख वाली फरिश्ता बन सकती है। कैसियल कहता है कि यह संभव नहीं है और सेठ को समझाने के लिए कहता है कि फरिश्ते मनुष्य नहीं होते और कभी मनुष्य नहीं रहे हैं। इसी क्षण आकाश से एक दिव्य ध्वनि गूंज उठती है, जैसे ही सूरज अस्त हो जाता है। इसके बाद हम एक हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मैगी से मिलते हैं, जो साइकिल पर सवार होकर अस्पताल पहुंचती है। वह एक व्यक्ति की सर्जरी करती है, लेकिन सेठ भी वहां मौजूद होता है, जिसका मतलब है कि उस रोगी की मृत्यु तय है। जैसे ही मरीज की स्थिति बिगड़ने लगती है, मैगी उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। सेठ उसे बताता है कि वह आदमी निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन मैगी उसकी ओर देखकर कहती है कि वह नहीं मरेगा। यह सुनकर फरिश्ता झल्लाता है, क्योंकि मनुष्यों को उसे देखना नहीं चाहिए, लेकिन अंततः आदमी मर जाता है, जिससे मैगी काफी दुखी हो जाती है। वह अकेले सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगती है। सेठ भी उसके पास बैठकर उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन मैगी उसकी उपस्थिति को नहीं महसूस कर पाती। थोड़ी देर बाद सेठ कैसियल से मिलता है और पूछता है कि क्या उसने कभी मनुष्यों द्वारा देखे जाने का अनुभव किया है। वह कहता है कि नहीं, केवल वे ही लोग जिन्हें वे देखने की अनुमति देते हैं, वे ही उन्हें देख सकते हैं। सेठ जोर देकर कहता है कि डॉक्टर ने उसे देखा था, लेकिन कैसियल कहता है कि यह असंभव है और शायद वह भ्रमित है। सेठ कहता है कि वह मैगी को अपने दिखाई देने की इच्छा रखता है, और जब कैसियल पूछता है क्यों, तो वह कहता है कि वह बस उसकी मदद करना चाहता है। इसके बाद हम मैगी को फिर देखते हैं, जो अभी भी घटना से दुखी है और खुद को माफ नहीं कर पा रही है। उसका प्रेमी और सहकर्मी डॉक्टर जॉर्डन उसे समझाता है कि यह उसकी गलती नहीं है। वह उसे सांत्वना देता है और सुझाव देता है कि वह घर जाकर आराम करे। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और हम देखते हैं कि सेठ भी कमरे में मौजूद है और मैगी के दुख को समझता है। थोड़ी देर बाद जब मैगी अस्पताल के गलियारे से गुजर रही होती है, तो सेठ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह बातचीत शुरू करता है और बताता है कि वह उससे मिलने आया है, जिससे मैगी आश्चर्यचकित हो जाती है। सेठ मैगी से पूछता है कि क्या वह ठीक है, तो मैगी बताती है कि उसने हाल ही में एक मरीज खोया है। फरिश्ता उसे उसके नाम से संबोधित करता है और समझाता है कि लोग तब मरते हैं जब उनका शरीर असफल हो जाता है, और यह उसकी गलती नहीं है। वह यह भी बताता है कि वह आदमी अभी भी जिंदा है, लेकिन वैसे नहीं जैसा कि वह सोच रही है। डॉक्टर भ्रमित हो जाती है और पूछती है कि वह उसका नाम कैसे जानता है। इस पर फरिश्ता उसके बैज की ओर इशारा करता है और चला जाता है। मैगी बाद में अपना बैज देखती है और आश्चर्यचकित हो जाती है कि उस पर केवल उसका अंतिम नाम छपा है। अगले कुछ दिनों में सेठ मैगी की रक्षा करता रहता है, लेकिन अदृश्य रहता है। ऐसा लगने लगता है कि वह धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा है। वह उसके विचार पढ़ने लगता है और पाता है कि मैगी भी लगातार उसी के बारे में सोच रही है। एक रात मैगी जागती है और अपने बेड साइड टेबल पर एक किताब देखकर भ्रमित हो जाती है। वह सोचती है कि यह किताब उसके प्रेमी ने उसे शांत करने के लिए उपहार में दी है। वह उस किताब को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ने लगती है और जल्द ही उसका आनंद भी लेने लगती है। लेकिन अगले दिन जब वह जॉर्डन से इसके बारे में बात करती है, तो वह स्वीकार करता है कि उसने उसे वह किताब नहीं दी, जिससे मैगी और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद मैगी पुस्तकालय जाती है ताकि पता लगाए कि आखिर किसने उसे किताब दी, लेकिन क्लर्क उसका जवाब नहीं दे पाता। जल्द ही वह सेठ से फिर मिलती है और दोनों किताब के बारे में खुशी खुशी बातचीत करने लगते हैं। मैगी पूछती है कि सेठ क्या काम करता है, तो फरिश्ता बताता है कि वह भगवान का संदेशवाहक है। मजाकिया लहजे में वह पूछती है कि फिर उसके लिए क्या संदेश है, जिसके जवाब में वह कहता है कि वह उसे पहले ही दे चुका है। इसी बीच पुस्तकालय में कई अन्य फरिश्ते भी दिखाई देते हैं और उन दोनों की ओर घूरने लगते हैं, जिससे सेठ बेचैन हो जाता है। वह सुझाव देता है कि वे कहीं और चले जाएं और मैगी तुरंत सहमत हो जाती है। दोनों एक दिन खरीदारी करते हैं और मौत के अर्थ और स्वर्ग में अपने विश्वास के बारे में गहरी बातचीत करते हैं। शाम को मैगी को आपातकालीन कक्ष में बुलाया जाता है, जहां एक मरीज मेसिंगर एक ट्यूब पर घुट रहा है। वह तेजी से उसकी मदद करती है और अंततः उसे शांत कर देती है।
इसी बीच सेठ भी कमरे में मौजूद होता है और ध्यान से निरीक्षण कर रहा होता है। जब सभी चले जाते हैं तो मैसिंगर सेठ से सीधे बात करता है और बताता है कि वह उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता है, भले ही वह उसे देख नहीं पा रहा हो। यह सुनकर फरिश्ता झल्ला जाता है और चुपचाप कमरा छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद सेठ मैगी के घर पहुंचता है। अदृश्य रहते हुए उसकी और उसके प्रेमी के बीच हुई बातचीत सुनता है। मैगी जॉर्डन से बताती है कि उसे एक आदमी सेठ से मुलाकात हुई और उन्होंने मौत और अगली दुनिया के बारे में गहरी बातचीत की, लेकिन जॉर्डन उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या वह डॉक्टर है जो ऑपरेशन थिएटर में प्रार्थना करती है। उसके शब्द मैगी को कुछ हद तक दुखी कर देते हैं, जिसके बाद वह विषय बदल देती है। बाद में वह माहौल में आकर्षण महसूस करती है और जॉर्डन के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, जिससे फरिश्ता सेठ को ईर्ष्या महसूस होती है। इसके बाद सेठ अस्पताल जाता है और मैसिंगर के सामने खुद को दिखाई देता है। दोनों बातचीत शुरू करते हैं और जल्द ही स्पष्ट हो जाता है कि पुराना आदमी सेठ की पहचान से परिचित है। वह यह भी महसूस कर लेता है कि सेठ डॉक्टर से प्यार करने लगा है और उसका मजाक भी उड़ाता है। दोनों एक नजदीकी डाइनर में जाते हैं जहां सेठ पूछता है कि मैसिंगर उसकी पहचान कैसे जानता है। मैसिंगर आखिरकार बताता है कि वह पहले एक फरिश्ता था जिसने मनुष्य बनने का फैसला किया था। शुरू में सेठ उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन बूढ़ा आदमी समझाता है कि फरिश्तों के पास भी स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है। वह कहता है कि अगर सेठ चाहे तो वह भी मनुष्य बन सकता है, बस एक ऊंचाई से कूदना होगा। अगली शाम सेठ पुराने आदमी को उस जगह ले जाता है जहां सभी फरिश्ते सूर्यास्त के समय एकत्रित होते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो मैसिंगर अब वह दिव्य ध्वनि नहीं सुन पाता, बल्कि समुद्र में कूदकर जीवन की खुशी महसूस करता है। वह सेठ को भी मनुष्य बनने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन सेठ फरिश्ता होने पर गर्व महसूस करता है और सोचता है कि अगर वह मनुष्य बन जाएगा तो उसे कितनी सुंदरता से वंचित रहना पड़ेगा। थोड़े दिनों बाद सेठ मैगी से फिर मिलता है, जो अब मैसिंगर के साथ उसकी दोस्ती के बारे में जान चुकी है। वह उसे पुराने आदमी के स्वास्थ्य लाभ की पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है और सेठ सहमत हो जाता है। बातचीत के दौरान वह मैगी से पूछता है कि क्या वह अपने प्रेमी से प्यार करती है, लेकिन वह उस सवाल का जवाब नहीं दे पाती। वह फिर पूछती है कि वह हमेशा एक ही कपड़े क्यों पहनता है और उसे अपना फोन नंबर क्यों नहीं दिया। जब वह पूछती है कि कहीं वह तलाकशुदा तो नहीं है, तो सेठ इसका खंडन करता है और अचानक उसे चूम लेता है। फरिश्ता, जो कभी कुछ महसूस नहीं कर पाया, मैगी से पूछता है कि क्या उसे ये चुंबन महसूस हुआ, जिससे वह और भी अधिक भ्रमित हो जाती है। इसके बाद दृश्य मैसिंगर की पार्टी पर जाता है, जहां सेठ पुराने आदमी की पोती के साथ पोलारॉइड तस्वीरें लेते हुए व्यस्त होता है। इसी बीच मैगी मैसिंगर से सेठ के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है और पूछती है कि वे दोनों कैसे मिले। बूढ़ा आदमी कहता है कि वे दोनों निर्माण कार्य में एक साथ काम करते हैं, लेकिन मैगी इस पर विश्वास नहीं करती। कुछ देर बाद जब मैगी उन पोलारॉइड तस्वीरों को देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है कि सेठ की कोई तस्वीर नहीं है। उसकी जगह बच्ची के पास केवल एक तेजस्वी प्रकाश है। थोड़ी देर बाद मैगी और सेठ रसोई में होते हैं, जहां मैगी उससे उसके जन्म स्थान और माता पिता के बारे में पूछती है। फरिश्ता इसका उत्तर नहीं दे पाता और गलती से अपनी उंगली काट लेता है। मैगी ध्यान देती है कि उसकी उंगली से खून नहीं निकल रहा, इसलिए वह जानबूझकर उसके हाथ को फिर से काटती है, लेकिन कुछ नहीं होता। यह देखकर वह घबरा जाती है और गुस्से में उसे झूठा कहती है। कोई विकल्प नहीं देखकर सेठ आखिरकार सच बता देता है। वह कबूल करता है कि वह एक फरिश्ता है और बावजूद इसके वह मैगी से प्यार करने लगा है, लेकिन मैगी उसे नहीं मानती और गुस्से में उसे घर छोड़ने के लिए कहती है, जिसका वह तुरंत पालन करता है। अगले कुछ दिनों में मैगी सेठ के बारे में सोचती रहती है और बहुत दुखी हो जाती है। एक सुबह जब वह अस्पताल पहुंचती है तो जॉर्डन अचानक उसे शादी के लिए प्रस्ताव दे देता है। वह भावुक भाषण देता है कि क्यों वे एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं और उससे शादी करने की इच्छा जाहिर करता है। मैगी महसूस करती है कि वह उससे प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी थोड़ा समय सोचने के लिए मांग लेती है। थोड़ी देर बाद मैगी मैसिंगर से मिलती है और पूछती है कि भगवान क्यों कुछ लोगों को मिलने देता है अगर वे एक साथ नहीं रह सकते। तब वह बताता है कि सेठ मृत्यु का एक फरिश्ता है जो कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, न डर, न स्पर्श, न भूख, और वह अमर है। फिर भी सेठ सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, क्योंकि वह मैगी से अधिक कुछ भी नहीं चाहता। इस बात से मैगी हैरान रह जाती है और पूछती है कि वह यह सब कैसे जानता है। मैसिंगर तब खुलासा करता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह खुद एक फरिश्ता था जिसने मनुष्य बनने का फैसला किया था। इसके बाद मैगी पुस्तकालय जाती है, जहां वह कई दिनों के बाद सेठ से मिलती है। वह उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही मैगी बताती है कि वह उससे विदा लेने आई है, उसका मनोदशा बदल जाता है। मैगी स्वीकार करती है कि जॉर्डन ने उससे शादी का प्रस्ताव दिया है और वह इसे स्वीकार करने वाली है। सुनकर सेठ तर्क देता है कि वह उससे प्यार नहीं करती, लेकिन मैगी कहती है कि इसकी कोई बात नहीं,
क्योंकि वे दोनों मनुष्य हैं। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। फरिश्ता सेठ घटनाओं के इस मोड़ से इतना दुखी होता है कि वह कड़ा कदम उठाने का फैसला करता है। वह एक अधूरी बनी ऊंची इमारत की चोटी पर चढ़ जाता है और वहां से कूद जाता है। कुछ देर बाद जब सेठ आंख खोलता है तो वह गहरा दर्द महसूस करता है और खून बहता हुआ देखता है पहली बार। यह देखकर वह अत्यंत खुश हो जाता है क्योंकि अब वह मनुष्य बन चुका है। बिना समय गंवाए वह अस्पताल जाता है ताकि मैगी से मिल सके, लेकिन स्वागत डेस्क पर बैठी लड़की उसे बिना अपॉइंटमेंट के भीतर जाने से रोकती है। सेठ लगातार जोर देता रहता है जब तक कि एक डॉक्टर नहीं आ जाता जो मैगी की दोस्त है। वह बताती है कि मैगी अपने प्रेमी जॉर्डन के साथ छुट्टियां मनाने टेहो झील पर चली गई है। इस बात से सेठ को थोड़ा दुख होता है, लेकिन वह फिर भी अपना मौका लेने का फैसला करता है। हालांकि रास्ते में कुछ बदमाश उसे मारते पीटते हैं और लूटने की कोशिश करते हैं। सेठ के पास पैसे नहीं होते, फिर भी वे उसके जूते उतार कर ले जाते हैं। घायल आदमी सड़क के किनारे खड़ा होकर कई लोगों से राइड मांगता है, लेकिन अधिकांश लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं जब तक कि एक दयालु अजनबी उसे मदद के लिए तैयार नहीं हो जाता। कुछ देर बाद सेठ अंततः झोपड़ी में पहुंच जाता है जहां वह मैगी को अकेले पाता है। वह उसकी घायल अवस्था देखकर हैरान हो जाती है और यह बात भी उसे छू लेती है कि वह अपनी अमरता त्याग कर केवल उसके लिए मनुष्य बन गया है। जबकि मैगी उसके घावों का इलाज कर रही होती है, सेठ पूछता है कि क्या वह बहुत देर हो चुकी है और क्या उसने जॉर्डन को स्वीकार कर लिया, लेकिन मैगी बताती है कि वह ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि वह उससे प्यार नहीं करती या थे। यह सुनकर सेठ बेहद खुश हो जाता है और पहली बार मनुष्य के रूप में मैगी को चूमता है। एक बात दूसरी बात में जाती है और वे उसी रात एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह सेठ नहाने चला जाता है जबकि मैगी उनके लिए नाश्ता तैयार करती है। फिर वह अपने पास की एक छोटी दुकान पर जाने का फैसला करती है और कुछ सामान खरीदने निकलती है। वापसी पर साइकिल से ढलान से नीचे उतरते हुए वह अपने हैंडल छोड़ देती है और खुशी के इस नई अनुभूति का आनंद लेती है। लेकिन कुछ क्षणों बाद वह एक आती हुई भारी ट्रक को देखना भूल जाती है और दुर्घटना का शिकार हो जाती है। थोड़ी देर बाद सेठ घटना स्थल पर पहुंचता है और मैगी की हालत देखकर बुरी तरह सदमा में पड़ जाता है। वह अस्पताल को कॉल करने लगता है, लेकिन मैगी उसे ऐसा करने से रोकती है। वह जानती है कि वह बच नहीं पाएगी और वह सेठ से अपना प्यार जाहिर करती है। वह उससे माफी मांगती है कि वह उसे इतनी जल्दी छोड़ रही है, लेकिन सेठ इस बातचीत को जारी रखने से इनकार कर देता है। मैगी जो मृत्यु के कगार पर है अपने पास एक फरिश्ते को देखती है, लेकिन सेठ जो अब एक साधारण मनुष्य बन चुका है कुछ नहीं देख पाता। फिर भी वह जानता है कि वे वहां हैं और वह मैगी से फुसफुसाकर कहता है कि वह उन्हें न देखे। जब फरिश्ता उससे पूछता है कि जिंदगी में उसे सबसे ज्यादा क्या पसंद था, तो वह सेठ कहकर अंतिम सांस लेती है। मैगी के अंतिम संस्कार के बाद सेठ गहरे अवसाद में चला जाता है और अपनी प्यारी की याद में दिन बिताने लगता है। एक शाम जब वह अकेले रहते हुए बैठा होता है तो उसका पुराना दोस्त कैसियल अचानक उसके पास आ जाता है। भावुक सेठ पूछता है कि क्या उसके कृत्य के लिए भगवान ने उसे सजा दी, लेकिन कैसियल नहीं में जवाब देता है। सेठ तक अपने दोस्त पर मैगी की मौत का दोष भी लगा देता है, लेकिन कैसियल समझाने की कोशिश करता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं था। जब सेठ अंततः शांत हो जाता है तो कैसियल उससे पूछता है कि क्या वह मनुष्य बनने का फैसला लेता अगर वह जानता कि सब कुछ ऐसे ही होगा। इसके जवाब में सेठ कहता है कि वह एक बार मैगी के बालों की सुगंध सूंघना, उसके होठों पर चुंबन देना और उसका हाथ छूना पसंद करेगा, बजाय इसके कि वह उसके बिना अनंतता जिए। अंतिम दृश्य में हम सेठ को समुद्र के किनारे खड़े हुए देखते हैं जहां फरिश्ते सूर्यास्त के समय एकत्रित हुआ करते थे। वह पानी में कूद जाता है और अपने आप को आनंद लेने का फैसला करता है, जानते हुए कि बावजूद सब कुछ के उसकी जिंदगी आगे बढ़ेगी और एक दिन वह मैगी से फिर मिलेगा।